साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता आज मैं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करूंगा। पिछले हफ्ते हम लोगों ने होम क्वारंटाइन पार्ट 2 में घर में आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में जाना, उसके घर में ट्रीटमेंट के बारे में जाना और कोल्ड स्पंजिंग कैसे करनी चाहिए इसके बारे में जाना। इस पेंडेमिक में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है मरीजों की टेस्ट करने के लिए बहुत चर्चित टेस्ट है, उसका नाम है RT-PCR। आज हम लोग RT-PCR के बारे में चर्चा करेंगे। RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। साथियों, उसके पहले कुछ बेसिक समझ लें कि हर सेल के अंदर एक केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो DNA और RNA, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और रेबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से पाए जाते हैं। DNA हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी गुणों को ट्रांसमिट करता है और अपने से स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक RNA बना करके सेल के फंक्शन को प्रमोट करता है। इस तरह से सेल की काम करने की सारी कोडिंग DNA और RNA के रूप में होती है। जब हमारा ये पेंडेमिक का वायरस, जिसको हम लोग SARS-CoV-2 कहते हैं, ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ये हमारी शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तो ये मल्टीप्लाई करने लगता है। और मल्टीप्लाई करने के लिए वो करता क्या है कि अपने RNA वायरस का कंट्रोल हमारी उस सेल की केंद्रक पे कर लेता है, ताकि अब वो हर सेल जिसमें उसको प्रवेश किया है वो एक वायरस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह बिहेव करने लगती है और एक सेल से कई वायरसेस बन जाते हैं। फिर वो मदर सेल मर जाती है और निकले हुए वायरस दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन उनका चलता रहता है। RT-PCR, जिसका फुल फॉर्म अभी हमने बताया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम समझेंगे पहले PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो हमारे पास बहुत छोटा सा DNA का सैंपल होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में DNA होता है, और हम इस प्रक्रिया के द्वारा मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेते हैं DNA की, जिससे हम हमारे वैज्ञानिक उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और इस PCR को कैरी मिलिस नाम के अमेरिकन साइंटिस्ट ने खोजा था। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? स्क्रिप्ट होती है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ट्रांसस्क्रिप्ट मतलब आपकी एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण। DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन स्टेज प्रोसेस कहलाता है, और जो भी हर सेल में DNA से RNA बन रहा होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। अब जो PCR है ये DNA को ही मल्टीप्लाई करता है, तो और हमारा जो ये वायरस है ये RNA का सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, तो RNA से हमको DNA बनाना पड़ेगा। उस DNA को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू जा करके उसके स्पेसिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो इसको कहा गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब अब हम RNA से DNA बनाने जा रहे हैं, और जब हम RNA से DNA बना लेते हैं, फिर PCR मशीन पर जा करके हम उस DNA की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं, जब हम RNA का जो DNA बनाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें कि प्रोसीजर कैसे होता है, जब हम थ्रोट स्वाब, नेज़ल स्वाब लेते हैं, जब हम RT-PCR का सैंपल लेने जाते हैं, तो हमारा लैब टेक्नीशियन PPE किट पहन करके सावधानी पूर्वक हमारे सैंपल लेता है। इस सैंपल को वो एक VTM में, वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम में, उसको सेव करता है, और उसमें जो है केमिकल्स डाले जाते हैं लैब में जाने के बाद, जिससे RNA अगर स्ट्रैंड्स है वायरस का, उसको छोड़ करके बाकी जितना फैट, प्रोटीन और जितनी चीज़ें हैं उसको वो रिमूव कर देता है। अब जो संभावित सैंपल बचा जिसके अंदर वायरस का RNA हो सकता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से गुजारते हैं, और इससे जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन के
बनता है उसको पीसीआर द्वारा मिलियंस ऑफ कॉपीज़ में बना लेते हैं। अब जो ये मिलियंस ऑफ कॉपीज़ डीएनए की बन के आई, इसमें जो है टारगेट पार्ट जो उसका जीन्स का होता है, यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वायरस में 6 जीन्स स्पेसिफिकली देखे गए हैं, जिसमें से एक जीन ई जीन है जो सारे सार्स कोरोना वायरस में पाया जाता है, और 5 जीन इसके अंदर ऐसे हैं जो स्पेसिफिक SARS-CoV-2 वायरस में ही पाए जाते हैं। तो जो किट होती है उसमें कंपनियां एक टारगेट डीएनए देती हैं, वो टारगेट डीएनए उस अगर वायरस का जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है अगर उसमें होगा तो वहाँ जाकर के वो अटैच हो जाएगा, जिससे हम जान सकेंगे कि ये इसके अंदर है, ये पर्टिकुलर जीन उसके अंदर है। तो ये जो टारगेट पार्ट्स को जो में प्राइमर ऐड करते हैं, प्राइमर जैसे अभी मैंने बताया स्पेसिफिक शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, उनको मिलाते हैं। उससे क्या होता है कि जो यूनिक टारगेट सेगमेंट्स हैं उस वायरल डीएनए में, उससे वो जुड़ जाएंगे, और इन फ्रेगमेंट्स में हम मार्कर लेवल भी मिलाते हैं जिसको हम प्रोब कहते हैं। जब इस मिक्सचर को जब हम RT-PCR मशीन में डालते हैं तो टारगेट वायरल डीएनए की मल्टीपल कापीज़, मिलियंस ऑफ कापीज़ बन जाती हैं, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मतलब हर साइकिल में पिछली संख्या का डबल बन जाता है। अगर पिछली साइकिल में 10 थे शुरुआत में, तो 10 एक साइकिल पूरी होने के बाद 20 हो जाएगा, अगली साइकिल के बाद 40 हो जाएगा। और ICMR ने इस प्रोसेस में, RT-PCR के प्रोसेस में 40 साइकिल तक जाने के लिए सलाह दी है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। और हर साइकिल के अंत में जो ये मार्कर आपने लगा रखा था, प्रोब लगा रखा था, उससे निकलने वाली जो फ्लोरेसेंट डाई है उसको कंप्यूटर की जो मशीन की जो कंप्यूटर है वो डिटेक्ट करता है, और सर्टेन लेवल ऑफ साइकिल के बाद जब फ्लोरेसेंट डाई का कहते हैं कि एक क्रिटिकल लेवल वो डिटेक्ट करता है कि इतनी फ्लोरेसेंट डाई आ रही है, तो वो पॉजिटिव टेस्ट को बता देता है। और किसी का पहले पता लग जाता है पॉजिटिव, किसी का देर में पता लगता है। इसको साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं। साइकिल थ्रेशोल्ड इस तरह से पीसीआर में पर साइकिल डीएनए के स्ट्रैंड्स का डबलिफिकेशन के बाद जब पॉजिटिव पता लगता है तो हम इसको कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड, कितने के बाद पॉजिटिव आया। वायरस ये मोटे तौर पे कहा जाता है, माना जाता है कि अगर वायरस लोड ज़्यादा है तो कम साइकिल में ही पॉजिटिव आ जाएगा, और वायरल लोड कम है तो ज़्यादा में पॉजिटिव आएगा। अगर 17 से 24 साइकिल में पॉजिटिव आ जाता तो कहते हैं हाई वायरल लोड होने की संभावना है। 24 से 31 साइकिल में अगर आता है तो कहते हैं मॉडरेट वायरल लोड है, और अगर 31 के ऊपर है, जो भी हो 38-40, तो वो कहेंगे कि माइल्ड वायरल लोड है। अभी इसके बारे में कुछ और पहलू मैं जिक्र करूंगा। तो इस तरह से RT-PCR वो टेस्ट है, एक जेनेटिक जीन बेस्ड टेस्ट है, जिसमें एक वायरस भी अगर पकड़ में आ जाए तो उसकी मल्टीपल कॉपी बना करके, बिलियंस ऑफ कॉपी बना करके हम टारगेट जो डीएनए है, टारगेट पीस ऑफ डीएनए है, उसको ढूंढ सकते हैं और पॉजिटिव की रिपोर्ट दे सकते हैं। साथियों, फिर फॉल्स नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव बताया है तो कोई संदेह नहीं है कि मरीज में वो पर्टिकुलर वायरस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको लेकर के रोक दो, भाई कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। संदेह कब होता है? फॉल्स नेगेटिव में। नेगेटिव आ सकता है कि पॉजिटिव हो लेकिन हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव आने पे कोई संदेह नहीं कि पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव को पॉजिटिव बता रहा है, ऐसा नहीं। किन कंडीशंस में ये नेगेटिव बता सकता है? यदि वायरल लोड बहुत लो हो तो सैंपल कलेक्शन के समय शायद एक भी वायरस सैंपल में ना आए। जैसे हम लोग उस समय ये कंडीशन होती है कि हमने किसी पॉजिटिव की दोस्त की हिस्ट्री पाई, अरे उसको तो पॉजिटिव आ गया, अरे उसके साथ तो हम बैठे थे और तुरंत पहुंच गए अपनी जांच कराने, तो हो सकता है कि वो नेगेटिव आ जाए। और भी बताएंगे कि कब कराना चाहिए। सैंपल कलेक्शन के समय कोई चूक हो जाए, सैंपल ट्रांसपोर्ट में कोई चूक हो जाए, या लैब में कोई फॉल्ट हो जाए,
इनमें से ये तो हो सकता है कि फॉल्स नेगेटिव आ जाए और आपको 4-5 दिन बाद जब कोई लक्षण आए तो आप जब कराने जाओ तो आपको पॉजिटिव आ जाए। दोनों कारणों से कि वायरल लोड कम हो इसलिए नेगेटिव आया हो, वायरल लोड कुछ दिन बाद बढ़ा हो तो पॉजिटिव आ जाए, या कोई टेक्निक में गलती हो वो चीज़ वहाँ सुधर जाए। इसलिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है। नेगेटिव में अगर आपको हाईली क्लिनिकली सस्पेक्टेड लग रहा है तो आप रिपीट करा लें, खास करके लक्षण आने पर या 5वें से 7वें दिन पर करा लें। अब हम लोग बात करते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंस दें सीटी वैल्यू को। सीटी वैल्यू को अगर हम ICMR के वैल्यू में देखें कि वो कितनी वैल्यू देती है, तो ICMR ये कहती है कि चूँकि RT-PCR की किट्स मल्टीपल कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और हर कंपनी जो 5 एंटीजन की हमने बात करी उसमें से किसी भी एंटीजन को लेकर के बना रही है, रिपोर्ट सही आती है, लेकिन हर किट में जब अलग अलग एंटीजन है सबका सबसे जो टेस्ट के हिसाब से सीटी वैल्यू वेरी करेगी, जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव बता सकती है, और अर्थात कट ऑफ वैल्यू अलग अलग होगी। साथ ही में एक ही मरीज के कुछ घंटे के बाद अगर आप 2 टेस्ट करेंगे सेम मशीन, सेम टेक्निक, सेम लैब से, तो भी रिजल्ट वेरी कर सकता है। यहाँ तक कि एक ही मरीज का कुछ दिन के गैप के बाद अगर आप रिजल्ट कराएंगे तो हो सकता है कि पहले हाई सीटी वैल्यू आए क्योंकि वायरल लोड कम था, और 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब आप दोबारा कराएं तो सीटी वैल्यू उसकी लो आ जाए क्योंकि वायरल लोड बढ़ गया। तो इस तरह से इसका सीटी वैल्यू को भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि लैब बदली आपने और कह दिया करता कि उसने तो कम बताया था इसने ज़्यादा बता दिया, या उसने नेगेटिव बताया था इसने पॉजिटिव बता दिया। और एक बात और स्पष्ट जान लीजिए कि लो वायरल लोड सीटी वैल्यू के हिसाब से अगर आप हैं भी, तो ये भी हो सकता है कि अचानक आपके अंदर जो साइटोकाइन स्टार्म है, आपकी इम्यूनिटी डिसरेगुलेट होकर के साइटोकाइन स्टार्म को जन्म दे और आपका तथाकथित रूप से सीटी वैल्यू के हिसाब से लो वायरल लोड की कंडीशन हो, तब भी आपके अंदर सीवियर डिग्री की डिजीज़ प्रोसेस चालू हो जाए। तो इस तरह से इस पर वैल्यू नहीं देना है, हमको अपने सिम्टम पे वैल्यू देना है। हमको अपने टेम्परेचर की 4-5 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, या हमको और कोई लक्षण आ रहे हैं, सांस फूल रही है, SpO2 मेरी डाउन हो रही, इस पे ज़्यादा फोकस देना है। अगर हम वायरल लोड जानना ही चाहते हैं कि हमारा वायरल लोड वास्तव में कितना है, तो हमारी टेक्निक में हमको चेंज करना पड़ेगा टेस्ट के, कि पहले से जो एक फिक्स्ड वैल्यू या तय वैल्यू जो भी कह लीजिए, पॉजिटिव स्टैंडर्ड हमको हर टेस्ट बैच ऑफ टेस्ट में लगाना पड़ेगा, और दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे कि वो जो जिसमें वायरल लोड हमको फिक्स पहले से स्टैंडर्ड मालूम है उसका ग्राफ कैसा आ रहा है वायरल लोड का, उसके सापेक्ष में दूसरे सैंपल्स के ग्राफ कैसे आ रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं वास्तव में कितना वायरल लोड है। तो साथियों, इस तरह से ये समझिए कि RT-PCR आपके लिए कितना उपयोगी है और आपको सीटी वैल्यू को कितनी महत्ता देनी है और अपने लक्षणों को कितनी महत्ता देनी है। अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे आगे बतलाएं कि जो संपर्क में आने के तुरंत बाद आपको टेस्ट नहीं कराना चाहिए, अभी मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर आप 5वें से 8वें दिन कराते हैं, या फीवर आ गया है, या कोई लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल हो गया है, या कोई और दूसरे लक्षण है, डायरिया अचानक हो गया है और कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री के बाद, तो आप ज़रूर करा सकते हैं। और लेकिन अगर उस समय आपका नेगेटिव आ गया है और हाईली क्लिनिकल सस्पेशन है, तो 5वें से 8वें दिन के बीच में फिर से करा लें। एक बार फिर मैं कहूँगा कि बचने का एक ही तरीका है, PMS, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, जैसे हाथ का। मास्क को उचित तरीके से अगर नियमानुसार आप पहनते हैं, तो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है कि जिसमें पाया गया है कि मास्क का सही उपयोग करने से आप तब भी अगर इन्फेक्ट हो ही जाते हैं तो आपके अंदर लो वायरल लोड पाया जाता है, इसीलिए आप शायद एसिम्प्टोमेटिक फेज में ज़्यादा गुजर जाते हैं और आपकी बीमारी सीवियर नहीं होने पाती है। साथियों, मास्क की उपयोगिता को समझें, सही तरीके से मास्क लगाएं। कभी मत समझें कि पड़ोसी को तो बीमारी हो सकती है, मुझको नहीं हो सकती है। जिस दिन आपके कुछ होगी तो आपके परिवार को भी सफरिंग्स होंगी, कष्ट होगी, और अगर आपको कुछ खराबी आ गई, कोई आपकी तबीयत में ज़्यादा खराबी आ गई, तो सरकार का धन हो, चाहे आपका प्राइवेट अस्पताल में आपका धन हो, और चाहे आपकी जान पे
रिस्क आ जाए, ये सब परिवार के लिए हानिकारक होंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ, और अगर बाहर निकलते हैं तो सारे प्रिकॉशंस को पूरी सावधानी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते रहें। धन्यवाद।